Very good evening, students. This is Anshul Mehta. Today we are going to start class 11th physics. तो बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फोर्सेस ऑफ नेचर. तो बेटा देयर आर बेसिकली 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर विच कंट्रोल्स एवरी मूवमेंट ऑफ आवर नेचर. हर मूवमेंट, every phenomenon, every process is with the help of these 4 forces. So बेटा वो कौन कौन सी 4 forces हैं? One is your gravitational force. Second is your electromagnetic force. The strong force, the third one. Strong nuclear force. And the last one is बच्चे weak force. Okay, so we'll be discussing these 4 forces. सबसे पहली फोर्स बेटा है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो बेटा ग्रेविटेशनल, व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या करती है? ग्रेविटी इज समथिंग विच बाइंड्स अस टू द अर्थ. जैसे कि प्लैनेट्स हैं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. अब बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, दैट इज बेसिकली मास डिपेंडेंट. अब जो भी बॉडी है जिसका कुछ मास है उसको ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी. सो पहला फीचर बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या है? इट इज मास डिपेंडेंट. सेकेंडली, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम वॉक कर रहे हैं. इफ वी वॉक, we can walk on the surface of earth, right? So that is because of gravitational force. ठीक है. अब बेटा ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, इसकी काफ़ी वाइड रेंज होती है. ये काफ़ी वाइड रेंज की होती है, अगर हम बोल सकते हैं दैट इज अ रेंज बिटवीन 2 प्लैनेट्स. लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना बेटा, दैट इज वेरी वीक एज कंपेयर टू अदर्स. ठीक है, अदर फोर्सेस के कंपैरिजन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, उसकी स्ट्रेंथ वीक होती है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है ये काफ़ी ज़्यादा वाइड होती है. ठीक है. अब ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम लेट अस कंसिडर वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी. ठीक है, इसका फॉर एग्जांपल मास m1 है, इसका मास m2 है, एंड ये कुछ r डिस्टेंस से सेपरेट हैं. तो बेटा व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिंग इन बिटवीन देम? तो क्या होगा, जो फोर्स होगी ना बच्चे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस. ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो मासेस हैं उनका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट. और बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसका स्क्वायर का डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस उन दोनों के बीच में. सो बाय कंबाइनिंग दीज टू वी गेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. सो फोर्स क्या आ गई? अगर ये हम कांस्टेंट हटाएं तो फोर्स आ गई इस, ये g एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लेते हैं, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर g इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है इन नेचर. ठीक है, ये मास डिपेंडेंट होती है. वो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास होगा बेटा, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़रूर एक्ट करेगी. आई होप इट इज़ क्लियर. हमारी बेटा जो सेकेंड फोर्स आती है दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अब बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रिसिटी के एंड लाइट के. और बेटा ये रूट कॉज है केमिस्ट्री का. इट इज द रूट कॉज ऑफ केमिस्ट्री. तो बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है ना, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है कि वो अट्रैक्टिव नेचर की होती है, सिमिलरली बेटा जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है ना, वो भी अट्रैक्टिव भी होती है, प्लस इट कुड बी अट्रैक्टिव या ये रिपल्सिव होती है. क्यों ऐसे, ये कौन डिसाइड करेगा?
बिकॉज जो भी इनका जो चार्ज होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे, क्योंकि चार्ज क्या होगा बेटा, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। हमें पता है पॉजिटिव चार्जेस रिपेल, नेगेटिव ऑल्सो रिपेल। ठीक है, लाइक चार्जेस विल रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट। सो इन दिस केस ये क्या डिसाइड करेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑब्जेक्ट्स पे लग रही है, क्या वो अट्रैक्टिव इन नेचर है या क्या वो रिस्पॉन्सिबल है रिपल्सिव नेचर के। ठीक है बेटा, तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, व्हेन फॉर एग्जांपल व्हेन वी प्लेस अ चार्ज इन अ पर्टिकुलर फील्ड, यहाँ पे मैंने कोई चार्ज रखा, ये रेस्ट पे है, इट दिस चार्ज इज एट रेस्ट, तो बेटा इस चार्ज पे क्या क्रिएट होगा, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई तो ये किस पे रिस्पॉन्सिबल हो गई, इलेक्ट्रिक फोर्स बनाने में। ध्यान से समझो, जो चार्ज रेस्ट पे होता है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो किस फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। सिमिलरली बेटा अगर हमारा जो चार्ज है वो मोशन में है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई चार्ज क्यू, दिस इज इन मोशन, तो बेटा ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फोर्स। दिस विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड विच विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा इन दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और बेटा जो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है ना, दैट अकर्स बिटवीन एटम्स एंड एटम्स, ये एटम के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। द नेक्स्ट वेरी फोर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज बच्चे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। द थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम एटम्स की बात कर रहे थे, चलो अब हम एटम्स के इनसाइड चलते हैं। जो बेटा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट, और वैसे इसकी जो रेंज है वो बहुत ही कम है, क्वाइट लेस। ठीक है, रेंज वाइज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत कम है, लेकिन बाकी फोर्सेस के कंपैरेटिवली दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। आइए हम एक हीलियम एटम की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे हीलियम एटम में ये वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड न्यूट्रॉन्स में न्यूक्लियस में फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। ओके, तो बेटा हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, जो लाइक चार्जेस होते हैं दे ऑलवेज रिपेल। ठीक है बच्चे, लेकिन ये जो रिपल्सिव फोर्स है यहाँ पे क्यों नहीं एक्ट कर रही, ये भी तो पॉजिटिव चार्जेस है ना, वो इसलिए नहीं एक्ट कर रही क्योंकि इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगी हुई है। बेटा जो रिपल्सिव फोर्स होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा होती है, दैट इज़ अराउंड 20 पाउंड्स, बहुत ही ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स होती है। और अगर इन केसेस में रिपल्सिव फोर्स लगती फिर तो न्यूक्लियस बर्स्ट आउट हो जाता, बट न्यूक्लियस इज नॉट बर्स्टिंग आउट। क्यों नहीं बर्स्ट आउट हो रहा, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। जितने भी प्रोटॉन्स हैं उन्होंने अपने नेबरिंग को पैक करके रखा हुआ है, हर एक के साथ नेबरिंग प्रोटॉन्स आर टाइटली पैक्ड। वो क्यों, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बच्चे, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। दिस इज द मेन रीजन कि जो ये न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोटॉन्स हैं ऑपोजिट चार्ज हो, सेम चार्ज होते हुए भी दे आर टाइटली बाउंडेड। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या कर रही हैं बच्चे, अपोज कर रही हैं किसको, स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स को, जो कहती थी like charges repel and unlike charges always attract।
प्लस बेटा हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या है, चार्ज इंडिपेंडेंट है। ऑब्वियसली उसको कोई लेना देना ही नहीं है, लाइक है चार्जेस या अनलाइक है चार्जेस। ठीक है, रेंज की हमने बात कर ली कि रेंज इसकी क्वाइट स्मॉल है। ठीक है, बट क्या है, ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से। ठीक है बेटा, आइए तो अब हम अपनी लास्ट वाली फोर्स डिस्कस करते हैं, दैट इज द वीक फोर्सेस। बेटा जो वीक फोर्सेस होती हैं ना, ये भी किस में अकर होती हैं, इनसाइड आवर न्यूक्लियस। ओके, उससे पहले ये हमारा हमने जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस पढ़ी हैं बेटा, अगर ये वाला हमारा न्यूक्लियस अकेला ही रह जाए, अगर ये दोनों एमिट हो जाएं इलेक्ट्रॉन्स, तो न्यूक्लियस को बेटा हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। आई फॉरगॉट टू टेल यू, दिस इज योर अल्फा पार्टिकल। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं हमारी वीक फोर्सेस की, जो कि हम किसके अंदर देखने लगे हैं, इनसाइड द एटम। ओके बेटा, अब बेटा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटॉन्स में। ठीक है, जो हमारे एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स हैं वो अगर कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटॉन्स में, तो व्हाट विल हैपन, वो पर्टिकुलर एटम बेटा एक इलेक्ट्रॉन एमिट कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वो एक अनचार्ज्ड पार्टिकल भी एमिट कर देगा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। ठीक है, क्या होता है कई बार वीक इतनी फोर्सेस होती हैं इन बिटवीन द अमंगेस्ट द एटम के अंदर बहुत वीक फोर्स होती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो न्यूट्रॉन होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। तो क्या होता है, उस केस में एटम में से एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है, उसके साथ साथ एक अनचार्ज्ड पार्टिकल भी बाहर निकल आता है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। इस वाले प्रोसेस को बेटा बोलते हैं बीटा नेगेटिव डिके। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ। और बेटा कई बार क्या होता है, हमारा जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर वो न्यूट्रल हो जाता है, वो न्यूट्रॉन बन जाता है। ठीक है, ये वाली चीज अक्कर होती है इनसाइड न्यूक्लियस, ये बीटा नेगेटिव डीके होती है इनसाइड एटम। तो इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में एक पार्टिकल एमिट होता है जिसको क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। सो वन पॉजिट्रॉन गेट्स एमिटेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं बीटा पॉजिटिव डीके। सो दिस हैपन्स इन द केस ऑफ वीक फोर्सेस। प्लस एक और चीज़ बेटा, ये जो वीक फोर्सेस होती हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर सम काइंड ऑफ रेडियो एक्टिविटी। वो कैसे, अगर तो न्यूक्लियस बहुत हैवी हो जाए, क्योंकि देयर आर plenty of protons that is greater than 83 in number। ठीक है, तो वो जो आपका पर्टिकुलर बेटा एलिमेंट होगा ना, वो क्या हो जाएगा, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एंड इट विल स्टार्ट एमिटिंग रेडिएशंस। ओके, सो ये थी हमारी 4 फोर्सेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेसेस गोइंग ऑन इन द नेचर। ठीक है, ये कंट्रोल करती हैं हमारी एवरी मूवमेंट, एवरी फिनोमिनन एंड एवरी प्रोसेस इन नेचर। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर बच्चे। इन केस यू स्टिल हैव डाउट्स, प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू।